डेली लेकर आती हूँ इस तरह के कुछ लीगल जजमेंट्स जो आप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अमीर दलितों को ST SC का जो कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो हुआ है खत्म। यानी कि जो हमारे अभी करंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, उनका एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर आ गया है। तो आज के इस पूरी सेशन में मैं आपको पूरा केस समझाऊंगी, क्या ये केस था, किस तरीके से इसका जिक्र अभी दोबारा यहाँ पर शुरू हुआ। और आप सभी को पता है कि ये जो रिजर्वेशन का मामला है ये काफी सालों से चर्चा में रहता है। कभी कुछ जजमेंट आती है, कभी कुछ जजमेंट आती है, तो इसी प्रकार से अब ये मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रखा है। तो अभी आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि किसके बारे में यहाँ पर बात है। तो CGI टर्म्स क्रीमी लेयर रूलिंग विद इन SC ST इज अ माइलस्टोन। देखिए, आप सभी को पता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जैसा कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, इसी प्रकार से जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये कहा कि ST SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर है क्या। उसको पहले समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे ये OBC में काम करता है और अब कैसे यहाँ पर ये SC ST कम्युनिटी के ऊपर भी यहाँ पर लागू होगा। तो आइए बात करते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मीन्स टेस्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर फर्स्ट फाउंड इन अ मेंशन सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर ये सबसे पहले क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट छिड़ा था, जिसका नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के अंदर, और जिसको हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, जो कि 9 जजेस बेंच के द्वारा क्या की गई थी, इसकी जजमेंट डिलीवर की गई थी। और तारीख यहाँ पर क्या थी, 16 नवंबर 1992। तो क्रीमी लेयर को डिस्क्राइब किया गया था कि वो ऐसे कुछ मेंबर्स जो माना कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उनके माली हालात, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। देखिए, हमें जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था, वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसके लिए था कि भाई जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे लाया जाए और उनको भी एक इक्वल पोजीशन मिली जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिली जाए। इसी प्रकार से क्रीमी लेयर क्या होता है, वो सोशली, इकोनॉमिकली एज वेल एज एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जब हमने एक रिजर्वेशन एक कम्युनिटी को करा तो उस कम्युनिटी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। इस सब कैटेगराइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पर व्यक्ति है, उसके फादर क्या है, IAS ऑफिसर हैं, कोई गजेटेड 1 ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, अब वो किसी भी तरीके से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं रहे, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, अब वो किस लिए यहाँ पर ST SC का रिजर्वेशन या ST SC या OBC का कोटा यहाँ पर लेंगे। अब इसी प्रकार अगर हम कंपेयर करते हैं कि अगर किसी के जो फादर हैं, किसी के पिता हैं, वो सब्जी लगाते हैं या फिर ऑटो चलाते हैं और उनके बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए जो कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है। लेकिन यहाँ तो क्या है, अगर कोई सब कैटेगराइजेशन है नहीं, कोई अमीर और गरीबी का नापतोल नहीं है, तो ऐसे तो वो लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं जो कि वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियली साउंड है, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए इस केस में क्रीमी लेयर के मुद्दे को छेड़ा गया था, जो कि एक काफी लैंडमार्क केस है। उन्होंने कहा दे कॉन्स्टिट्यूट अ फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास ईटन अप ऑल बेनिफिट्स। देखिए, ऐसे क्या होता है कि अगर हम ये सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो सारे के सारे बेनिफिट्स उन लोगों को कम मिलेंगे जिनको बाकी जरूरत है, लेकिन वो लोग इस बेनिफिट को ज्यादा, इन फ्रूट्स को ज्यादा खा लेंगे जिनको जरूरत नहीं भी है, जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे वेल बीइंग परिवार में रहते हैं, एंड विदाउट अलाउइंग द बेनिफिट्स ऑफ रीच ट्रूली टू द बैकवर्ड मेंबर्स। और इससे हो क्या रहा है कि जो एक्चुअल में जिनको जरूरत है उनके पास ये रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहा है। सो कोर्ट ने ये भी कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक इनकम का नॉर्म फिक्स कर दीजिए। इस इनकम का नॉर्म फिक्स करने से क्या होगा कि जब इनकम स्लैब से कोई ऊपर, उस स्लैब से ऊपर आएगा तो वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं कहलाया जाएगा। तो प्रॉपर्टी स्टेटस आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर 1993 के अंदर क्रीमी लेयर सीलिंग को कर दिया था 1 लाख रुपए, एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 2.5 लाख इन 2004। 2004 में इसकी सीमा को बढ़ाया गया था, 4.5 2008 में इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया था। ये जो इनकम स्लैब है, इनकी जो सीमा है उनको बार बार बढ़ाया जा रहा था।
और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 लाख 2013 में करा था और 8 लाख 2017 में कर दिया था। 2017 के बाद से ये इशू अभी भी क्या चल रहा है, चर्चा में चल रहा है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं पिछले साल 2024 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यहाँ पर फाइल की गई थी। उसी की बात पर जस्टिस गवई ने यहाँ पर ये बात कही। तो चीफ जस्टिस जो गवई है, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉग्निशन, उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर जो है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कहाँ होना चाहिए, ST/SC पर भी। वन ऑफ द डिफाइनिंग मूवमेंट्स ऑफ हिज जुडिशियल करियर, डिस्क्राइबिंग द एसेंशियल टू द रिफाइनिंग सोशल जस्टिस। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सेकंड SC कैटेगरी से बिलोंग करते हुए CJI है और साथ ही साथ फर्स्ट बुद्धिस्ट CJI अपॉइंट हुए हैं। उसके बावजूद भी कहते हैं कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलनी चाहिए जिसको इसकी पूरी तरीके से इसकी जरूरत है, और ये मिल उनको रहा है जिसको इसकी जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ट्रीटिंग द चिल्ड्रन ऑफ हाई रैंकिंग SC/ST ऑफिसर, अगर आप ST/SC ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चों को भी जो हाई रैंक, अच्छे से बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड उनका परिवार है, फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग है, अगर हम उनको भी दे रहे हैं, वो ट्रूली जो डिसएडवांटेज फैमिली है, जिनको वाकई जरूरत है, जिनको वाकई ही यहाँ पर सोशली इकोनॉमिकली फॉरवर्ड करने की जरूरत है, वो तो हो ही नहीं रहा, वो डाइल्यूट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। एंड एक्शन अफर्मेटिव एक्शंस पर्पस आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर। तो अगर ST/SC के अंदर भी ये एक कहते हैं वो नाप तोल बन जाएगा, एक कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन बन जाएगी कि कौन से ST/ST भी यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए उनको बेनिफिट मिल पाएगा, तो वो मोस्ट डिजर्विंग लोगों को हम देना चाहते हैं। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं था कि कम्युनिटी जो पूरी तरीके से सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके बाद भी वो बेनिफिट उठाएंगे। रिजर्वेशन का मतलब यही था कि सभी को एक इक्वल पोजीशन पे लाया जाए। और अगर उन लोगों को कोटा दे रहे हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा दे रहे हैं जो ऑलरेडी साउंड है, पूरी तरीके से फाइनेंशियली साउंड है, अच्छा स्टेटस है, उनके माता पिता गेस्टेड वन ऑफिसर्स हैं, तो ये इस रिजर्वेशन के प्रावधान की क्या होगी, बहुत बुरी उल्लंघन ही होगा। और ये तो बिल्कुल भी BR अम्बेडकर जी ने ऐसा सोचा नहीं था। चलिए आइए और भी बात करते हैं। यहाँ पर हिज ऑब्जर्वेशन केम एज टू द पार्ट, एक PIL यहाँ पर आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई आप जैसा कि OBC के अंदर सब कैटेगराइजेशन है ना, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का, इसी तरह की सब कैटेगराइजेशन आप कहां पे करेंगे, SC/ST कम्युनिटी पर भी करेंगे। एंड विद इन द ग्रुप्स ऑफ इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट, ताकि वो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को एक्चुअल में जो नीडेड है उसको ये रिजर्वेशन का मौका मिल सके, और वो भी अपनी जिंदगी में और लोगों की तरह फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली साउंड हो सके। तो उन्होंने यही चीज यहां पर बताई। और जब मैं आपको बता रही हूँ लास्ट ईयर 2024 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो ये 7 जजेस की बेंच ने सुना था, देखिए। और उसके अंदर जब हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी थे एंड BR गवई भी थे, एंड BR गवई इज वन ऑफ द जज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से साथ दिया था और इसको अपने डिसीजन में कहा था कि भाई ये क्रीमी लेयर ST/ST में होना चाहिए। बहुत पूरी तरीके से इन्होंने एम्फेसाइज किया था इस बात को। एंड इन हिज सेपरेट ओपिनियन ऑन 1 अगस्त 2024 के अंदर नीड टू इवॉल्व, उन्होंने कहा कि अब हमें एक यूनिक सेट ऑफ क्राइटेरिया यहां पर बनाना चाहिए ताकि रिजर्वेशन उन्हीं को ही मिल सके जो जरूरतमंद है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या वाकई ही रिजर्वेशन का फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनको उस फायदे की, बेनिफिट की जरूरत ही नहीं है, जिनके माता पिता एक अच्छी गेस्टेड वन ऑफिसर पोस्ट पर हैं, IPS IAS हैं, और उन्हीं के बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, और एक्चुअल में जिनको जरूरत है वो फायदे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ऐसा आपने भी देखा है, अगर ऐसा आप भी महसूस करते हैं और आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपार्ट दिस, उन्होंने ये कहा कि क्रीमी लेयर को यहाँ पर होना चाहिए, जैसा मैंने बताया, रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए, और स्टेट मस्ट इवॉल्व, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर वो सब कैटेगराइजेशन हो और एक्सक्लूड कर दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए जो कि इस बेनिफिट लेने के लिए हकदार नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट को यहां पर सेट करना चाहिए। एंड द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन फॉर क्रीमी लेयर फॉर ST/ST फॉर अ पर्पस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन कुड बी डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया ऑफ OBC। जरूरी नहीं OBC का अलग क्राइटेरिया हो सकता है, ST/ST का एक अलग सेपरेट क्राइटेरिया यहां पर बनाया जाए कि किस तरीके से इनका आइडेंटिफिकेशन होगा, किस तरीके से एलिजिबिलिटी होगी, और किस किस को यहां पर ये बेनिफिट रिजर्वेशन का, कोटे का यहां पर मिलेगा, लाइक 50% ऑफ जो मिलता है वो किस प्रकार से मिलेगा, उन सभी के रूल्स यहां पर बनाने चाहिए।
अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बात आगे बताती हूँ। तो गवाही अपॉइंटेड, ये 52nd सीजीआई है जो मई 14 अभी हाल ही में ही इनको अपॉइंट किया गया है। और जुडिशियल इन्होंने यही कहा कि भाई जैसे कि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशियल एक्टिविज्म जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात है तो वहां पे ये देखा जाता है कि किस तरीके से लॉ काम कर रहा है, जुडिशरी का काम है, राइट। तो उन्होंने यही कहा कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पर रहना चाहिए एंड पार्लियामेंट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, और द सेकंड दलित, और मैंने बताया जैसे सेकंड दलित और फर्स्ट बुद्धिस्ट ये सीजीआई है जिन्होंने अभी होल्ड किया हुआ है सीजीआई की सीट को। इन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि भाई मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, जैसे कि एक जज को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जॉब्स मिलती हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट जॉब नहीं लूंगा। वो उनका एक पर्सनल प्रिंसिपल है, ये उसके ऊपर बिलीव रखते हैं कि भाई मैं इस तरह की कोई भी पोस्ट नहीं लूंगा आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। अगर हम उनकी जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो उन्होंने ये भी इस दौरान कहा, जो उनका अभी एक मीटिंग था, उन्होंने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केस पेंडिंग है। रूरल कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, जैसे बिल्डिंग, स्टाफ, आईटी फैसिलिटीज को सुधारना है। अभी इतना सारा काम है, प्लस ये जो एक रिजर्वेशन का मामला है इसके ऊपर भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। 75 साल से हमारे देश के अंदर ये चल रहा है और इसकी एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी जरूरी है, एक स्ट्रिक्ट रूलिंग होनी यहाँ पर जरूरी है, राइट। और अगर मैं कुछ उनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करूं कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के ऊपर भी इन्होंने कहा था, और इन्होंने बी आर अम्बेडकर जी की बात को दोहराया था, दैट वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का भी के फैसले में इनका यहाँ पर काफी ज्यादा योगदान है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में यहाँ पर साथ दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो फंडिंग है उसकी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ थी, इन्होंने आवाज उठाई। डीमोनेटाइजेशन केस पर भी जस्टिस बी आर गवई का काफी ज्यादा योगदान था, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की वैलिडिटी को लेकर भी जजमेंट दिया था, और ये नेशनल लेवल इकोनॉमिक डिसीजन भी था। अपार्ट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी इनके काफी सारे जजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। काफी इन्होंने जजमेंट्स कवर किए हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉजेस से रिलेटेड या फिर न्यू क्लिक फाउंडर अरेस्ट से रिलेटेड, राइट। तो उन्होंने कहा, और इलाहाबाद सेक्सुअल असॉल्ट केस जो था उसके ऊपर भी स्टे, तो यानी कि काफी लैंडमार्क जो केसेस है वो बी आर गवई जी ने यहाँ पर जजमेंट्स भी दी हैं और अपना योगदान दिया है इन सभी जजमेंट्स में। एंड आई होप कि यहाँ पर ये जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है और ये जो एक ऐतिहासिक फैसला है कि हाँ जी यहाँ पर ये सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जैसा कि ओबीसी में है उसी प्रकार से रूल एसटी एसटी में भी बनने चाहिए। तो क्या आप इस ओपिनियन के साथ हैं? अगर आप साथ हैं तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगी और काफी आपकी राय भी जानने को मिलेगी। तो ये पूरी न्यूज थी और इसी तरह की जजमेंट्स मैं डेली आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। और उन्होंने एक बात और कही जाते जाते मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, ही रेफर टू अनदर रूलिंग आर्बिट्रेशन क्लॉजेस नॉन स्टैम्प इनसफिशिएंसी स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब काफी सारी इन्होंने जजमेंट्स भी यहाँ पर दी हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी